हेलो दोस्तों, एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा यूपीएससी 2023, जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, जो 5 साल से ट्रेंड में है और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या जियोग्राफी हो। जियोग्राफी को पिछले साल से लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, इकोनॉमी से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से लगभग 17 के आसपास रहे, हिस्ट्री से भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास रहे। तो ये कुल मिला के आपका लगभग 75% के आसपास यहाँ से बर्डन हो जाता है। अब बात आती है कि ईवीएस और साइंस एंड टेक, ठीक है, ये दो स्पेशल टॉपिक हैं। यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। प्योर साइंस से जो आते हैं वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो फिजिक्स हो गया और बायो हो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर से लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, वो भी जो रिसेंट न्यूज में हुए होते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो प्लेसेस इन न्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इकोनॉमी में अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में ट्रेंड थोड़ा बदलता रहता है, कभी मिडिवल से ज़्यादा कर दिए जाते हैं, कभी मॉडर्न से ज़्यादा कर दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से बदलता रहता है। तो क्या हम ऐसा करें कि हमारी जो तैयारी अगर ठीक ठाक है और हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हार्डली हमारे पास लगभग 80 डेज के आसपास बचे हुए हैं। आज 11-12 तारीख हो गई है और 28 मई को हमारा एग्जाम है, तो बीच में जो मंथ बच रहा है वो अप्रैल का बच रहा है। तो लगभग 25-26 दिन आप मई के भी निकाल लो। जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए थोड़ा एक लेवल और चला जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो हम जो हमारा चर्चा का मूल केंद्र बिंदु है वो यही 6 सब्जेक्ट को लेकर के है कि यहाँ से क्वेश्चन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम कला एवं संस्कृत की बात करें तो लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका मतलब ये जो 3 या 4 का ट्रेंड है ये इस साल भी रहने वाला है। और आई होप कि इस साल प्लेसेस इन न्यूज जो करंट में कुछ त्योहार, है ना, इस टाइप से चीज़ें रही हैं, नृत्य रहे हैं, साहित्य रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एंशियन, मिडवल और मॉडर्न तीनों जगह पर बराबर फोकस रखना है। सबसे पहली बात आती है कि हिस्ट्री के एंशियन पोर्शन में हम कौन सी चीज़ों को देखें। देखो, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जनरली क्या होता है ना, चित्रकला और संगीत कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जैसे 6ठी शताब्दी उससे पूर्व, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्त काल की स्थापत्य के बारे में, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ईसाई धर्म से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन में दे दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जहाँ धर्मांतरण चलता रहता है ना, तो न्यूज में बना रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो आपको जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप 6-6 8-8 दिन का टाइम डिसाइड कर लीजिए और लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। ओके। उसके बाद ईसाई धर्म साहित्य से रिलेटेड प्राचीन मध्य जो भी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें खासकर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इनको फोकस किया गया है, तो ये किताबें आपको ज़रूर याद रखनी है अगर आज के हिसाब से उनका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद धार्मिक इतिहास, जो भी आपका धार्मिक इतिहास है, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड हो, बौद्ध से रिलेटेड हो, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की बात आती हो, या वैष्णव धर्म हो, भागवत धर्म हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रिलेटिवली टॉपिक कहीं ना कहीं मिला के जो आपके पूछे जाते हैं वो आते हैं गुप्त काल से, गुप्तोत्तर काल से और मौर्य काल से, है ना। तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। बौद्ध धर्म के जो भी, जैन और बौद्ध धर्म के रिलेटेड जो संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय जिनको हम कह सकते हैं, वो भी आपकी नज़र में होने चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा डीप में जा करके क्वेश्चन पुटअप करने की संभावना रहती है ना। तो वो आप वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको वो रटने वाली नहीं, बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ हुआ, महावीर का नाम क्या था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है। अगर आप पीसीएस वगैरह की बात करें तो वहां पर इनका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन यूपीएससी में इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। यूपीएससी में थोड़ा डेप्थ और डीप नॉलेज चाहिए आपको।
है ना। तो जब भी आप रिवीजन करें या प्रैक्टिस करें तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। ओके। उसके बाद बौद्ध और जैन के विभिन्न आयाम, उनके ऊपर संप्रदाय, वो आप देख लेंगे। उसके बाद अगर प्योर हिस्ट्री में आए तो जैसे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आपका सिलेबस दिया गया है, लेकिन प्री में क्या हुआ, पिछले साल प्री में करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए और मिडवल हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एंशियंट को डिनाई कर देना है, क्योंकि एंशियंट कल्चर के लिए इम्पोर्टेंस तो है, अन्य चीजों के लिए भी इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद अब आप एंशियंट इंडिया में क्या देखेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे पिछली बार अ, राजस्थान का एक स्थल था धौलावीरा, वहां से क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया। तो जो करंट में न्यूज रहा हो या 1-2 साल पीछे रहा हो, और आपने देखा होगा कि जो स्थल हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने उनको तवज्जो दी है ना। तो वो आप बिल्कुल देखेंगे, और आपका यही काम है कि आप उन चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में जा करके थोड़ा सा चीजों को, एक उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, वहां पर खर्चा करें। और जो अब जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो बहुत पुराना स्थल हो गया है उसके विषय में, लेकिन जो नए स्थल हैं, ठीक है, बागपत वगैरह में जो खोजे गए हैं, तो वहां पर उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो वो चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश में आपको जनरली क्या होता है, जो उनके, जिसको हम ट्रेडिशनल हिस्ट्री बोल सकते हैं, जो उनके महामात्य मंत्री वगैरह थे सम्राट अशोक के, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपसंप्रदाय थे, बौद्ध जैन धर्म, उस बौद्ध धर्म का उत्कर्ष था उस समय, है ना। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या है ना, यूपीएससी आपसे इन चीजों की डिमांड करती है कि आपकी वहां पर पकड़ कितनी ज्यादा है। ठीक है। तो मौर्य, मौर्य के बाद आ जाते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में शुंग, कुषाण, सातवाहन वगैरह, इनका इंपॉर्टेंस बन सकता है, खासकर इनकी राजधानियां, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है, आर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप गुप्त में आए। गुप्त में मैंने बताया कि आपको आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का है तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। बस इनमें आपको साहित्य और निर्माण, ये दो चीजों पर विशेष फोकस करना है। यहाँ पर इन चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। मध्यकालत में सल्तनत और मुगल, ठीक है, और इनकी जो, क्या बोलते हैं उनको, शब्दावली, ठीक है, फारसी, उर्दू, वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है उनको। चाहे आप एक जगह लिख लें जो मेन मेन शब्द हैं, है ना, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के शब्दावलियों से, चाहे प्राचीन हो या मध्यकाल हो। और शब्दावली ये टफ, मध्यकाल की ज्यादा टफ है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है ना, फारसी शब्द हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो उनका हमें अर्थ नहीं पता। तो वो आप अगर पता कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद सल्तनत काल में साहित्य, स्थान, युद्ध, स्थापत्य, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। विजयनगर, स्रोत क्या है, कौन कौन से यात्री है, साहित्य वहां का कैसा है, बंदरगाह, ठीक है, व्यापार क्या है, चोल, चालुक्य, है ना, पांड्य राजवंश, दक्षिण भारत में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और उत्तर भारतीय लड़कों के लिए ये ज्यादातर टफ हो जाते हैं। उसके बाद मुगल काल में थोड़ा प्रशासनिक संरचना, साहित्य, चित्रकला और संगीत, ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में क्या होता है ना, अब जो व्यक्तित्व हैं, जैसे गांधी हैं, नेहरू हैं, अन्य जो व्यक्तित्व रहे हैं, जो भूले बिसरे, जिनको हमने भुला दिया है, क्योंकि देखो राष्ट्रीय आंदोलन में अगर किसी से भी 10 नाम पूछ लिया जाए ना, तो उसमें ज्यादातर लोगों को 2-3 नाम, नेहरू, गांधी, पटेल, ठीक है, अम्बेडकर, इसी तरह के लोगों के नाम याद रहेंगे, जो एक बड़े लीडर थे जिन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर थे, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, जो इतने ज्यादा फेवरेट नहीं थे, लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े थे। चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, ठीक है, परिवर्तन के चेंज में हो, ठीक है, या राष्ट्रीय आंदोलन के चेंज में हो, तो उन्होंने किताबें भी लिखी, जेल भी गए। और तो उनको, ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तो इसने
ज्यादा उनको तवज्जो दिया है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा जो करंट में है। अब गांधी से पूर्व जैसे देखा जाए तो 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट या बंगाल मूवमेंट चला, फिर बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्या नीतियां थी, कौन उस समय वायसराय था या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उसके बाद 1885 से पहले जो संगठन थे, चाहे वो जमींदारी एसोसिएशन हो या विजिट इंडिया एसोसिएशन हो, उनके संस्थापक सदस्य और संस्थापक सिर्फ मेन मेन 2 या 3 याद नहीं रखना, जो भी बॉटम लाइन के संस्थापक रहे उनको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यूपीएससी उनको मिला करके क्वेश्चन देती है। अब युग्म के हिसाब से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। एल्बर्ट विवाद है ना, 1907 में सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ, गांधी के पश्चात जो विभिन्न एक्ट आए, ठीक है, और उनमें 1773 से एक्ट आना शुरू हो जाता है, फिर 1784 में आता है, 1792 में आता है, 1813-33 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 52 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, 1858 का इंपॉर्टेंस रखता है, 1892। उसके बाद 1909, 1919 और 1933, ये तीनों एक्ट आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना जो हमारे भारतीय आंदोलन के साथ साथ जो हमारा संविधान है उसमें भी अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले करती हैं। तो ये चीजें आप देख लेंगे। उसके बाद जो आंदोलन है, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, तो उनके विभिन्न आयाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको दांडी मार्च पता है, तो अन्य मद्रास में, तमिलनाडु में, केरल में, पूर्वोत्तर भारत में, तो कहाँ कहाँ पे वो अपने अपने हिसाब से वो मूवमेंट चला, महाराष्ट्र में कैसे चला, गुजरात में कैसे चला, अन्य जगहों पर कैसे चला, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। डिमांड भी की जाती है। साहित्य, कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने जेल में डायरियां लिखी, ठीक है, किताबें लिखी, तो वो आपको पता होना चाहिए। पिछली बार पूछा गया था जो 1932 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय, ठीक है, और किसान आंदोलन रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हैं, प्रमुख पूरे नहीं, प्रमुख मेन मेन जहां पर कुछ निष्कर्ष निकल के आए, उन अधिवेशनों की आपको कम से कम एक एनालिसिस होनी चाहिए, कहाँ पर हुए, कौन अध्यक्ष बना, क्या उसके प्रमुख मुद्दे थे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो उससे कोई विवाद हुआ तो वो जरूर पता होना चाहिए। जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर 1922 के आसपास स्वराज सभा का गठन होने के बाद इसको चुनाव के लिए आजादी दी गई और कांग्रेस के अंदर ही मिलकर के संगठन काम करने लगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इम्प्रोवाइजेशन करती हैं, ठीक है। फिर धर्म सुधार आंदोलन हो गए जो 18वीं 19वीं सदी के आए, ठीक है, तो उनको आपको देखना है, थोड़ा सा वहां पर फोकस करना है। और फिर आते हैं तुम्हारे, जैसे कमेटीज थी, काफी सारी कमेटीज बनी, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। आदिवासी और किसान विद्रोह, प्रमुख आदिवासी रमोसी है, सांथाल है, ठीक है, और इसी तरह के कई आंदोलन रहे हैं, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और उनके नाम, आंदोलन कहाँ किस रीजन में शुरू हुआ, क्या उसकी प्रमुख मांगे थी, ब्रिटिश भारत के साथ उसका कैसा तालमेल रहा वो। उसके बाद ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारत पे क्या पड़ा, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे, इस तरह से नील आंदोलन और उससे संबंधित मुद्दे, स्थायी रैयत वाली, महड़ वाली, ठीक है, ये जो रिलेटेड डेवलपमेंट चलती रही, उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, प्रमुख व्यक्तित्व और उनके कार्य। तो ये है आपका इतिहास, ठीक है। लगभग बड़ा सेगमेंट है, आपको कम से कम रिवीजन में 10 से 12 दिन देने पड़ेंगे, तो इस पे जुट जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको 18 से 20 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए आपके 12 से 15 क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद अगले सेगमेंट पे हम आते हैं, जो हमारा सेगमेंट है उसको कहते हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में सभी को पता है, कुछ साल से क्या हो रहा है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल, वो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो टफ टाइप के हैं, जो कंटेम्पररी इशू से बिलोंग करते हैं या करंट से बिलोंग करते हैं,
तो वो थोड़ा टफ बन जाते हैं। बाकी जो बेसिक है, अगर एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, आपने करी होगी, और कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी करी होगी, तो वो आराम से आपके हो जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको बड़ा इजीली आपको वो संबंधित मुद्दे मिल जाएंगे। अब जो पॉलिटी में हम देखेंगे तो सबसे पहले आती है प्रस्तावना, ठीक है। हर बार 1-2 साल अगर छूट दे तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन जरूर आया है, ठीक है। खासकर उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां से बिलोंग करके, ठीक है, और उसके विभिन्न आयाम। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं, खासकर आर्टिकल 20 और 21, 22, ठीक है, 23, 24, 32 है। तो यहाँ से इनको आपको बहुत ज्यादा तैयार होना है। डीपीएसपी, डीपीएसपी वो वाले जो फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट क्लैश करते हैं, जिनके विषय में कई क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100% है। जो इसमें गांधीवादी तत्व है डीपीएसपीज में, उनके बारे में, समाजवादी तत्व है उनके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पीसीएस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। यूपीएससी की बात करें तो 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाने की संभावना होती है। मैं ये नहीं कह रहा पूछे ही जाएंगे, लेकिन आपको संभावना व्यक्त की जाती है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिला कर करके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद विधायिका। अब इस समय जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। खासकर जो मुद्दे करंट में है, जैसे दल बदल से रिलेटेड, है ना, पार्टियों को जो क्या बोलते हैं, उनको जो राइट दिए जाते हैं, ठीक है, जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके विषय में, उनकी थ्योरी, तो ये सारी चीजें, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद संघ की विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की, ठीक है, संचित निधि, संबंधित प्रावधान, उसके कार्य, धन विधेयक, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, खासकर अविश्वास प्रस्ताव। तो ये सारी चीजें आपको, एक जब भी आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं, ये सब मुद्दे हमेशा करंट में बने रहते हैं, तो आपको इन चीजों के विषय में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कार्यपालिका के विभिन्न आयाम, लाइक जैसे एमपी लेड फंड्स है, नौकरशाही है, राजस्व से रिलेटेड है, प्रशासनिक सुधार आयोग बने, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल की शक्तियां एवं प्राधिकार, जो प्रेसिडेंट है और राज्यपाल है, ठीक है, उनके बीच में जो उनकी पावर्स हैं, वो कहाँ पर एक दूसरे के समान पहुंच जाती हैं और कहाँ पर उनमें अलगाव होता है, और कौन सी पावर राज्यपाल के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो इस तरह से आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी, उनके प्राधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य वगैरह, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका से रिलेटेड जुडिशरी, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इसके विभिन्न आयाम हैं, जजों की नियुक्ति, ठीक है, उसके प्रमुख निर्णय, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायिक पुनर्विलोकन, नालसा, आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं जो हमारा एक सेगमेंट हो रहा है, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, खासकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पंचायती राज जो है, पेशा एक्ट, पेशा एक्ट 1996 में आया, उससे रिलेटेड प्रावधान, SC ST और वन निवासी वन अधिकार एक्ट 2006 में जो आया, उसके पहले जो भी चेंजेस थे उसके बारे में, उनको कैसे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो किन चीजों पे, गौड़ खनिज क्या है, ठीक है, पंचायत के क्या अधिकार हैं पेशा एक्ट के माध्यम से जो उनको दिए गए हैं, खासकर 10-12 राज्यों में जो 5वीं अनुसूची है उसके संबंध में, ठीक है। शहरी स्थानीय नगर पालिका से रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस है 74वां संविधान संशोधन, तो वो भी आपको करना चाहिए। फिर आते हैं आयोग और अधिकरण, ठीक है। आयोग और अधिकरण में नालसा, एनजीटी, निर्वाचन आयोग, कैग, वित्त आयोग, प्रशीमन आयोग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है ना, सब कॉन्स्टिट्यूएंस, यानी संवैधानिक आयोग हैं, कुछ वैधानिक आयोग हैं, ठीक है, कुछ अधिकरण हैं, तो उनके बारे में, जैसे मानवाधिकार है, महिला आयोग है, ये सब क्या है, वैधानिक आयोग हैं, एक एक्ट के माध्यम से उनको बनाया गया है। तो ये
अनुसूची एवं आर्टिकल्स जैसे 300 संपत्ति का अधिकार, प्रमुख अनुसूचियां क्या है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान, शासन व्यवस्था। उसके बाद जो फेवरी वाले क्वेश्चन है ना, राज्य व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है, राज्य शब्द की परिभाषा, भारतीय विधिक मंडल जो जो इंडियन लेजिस्लेटिव मॉडल मॉडल है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, क्या है, अन्य देशों के साथ उसकी तुलना अगर करें तो कौन से आयाम है, खासकर यूएसए और यूके से, ठीक है। तो वो सी सारी चीजें, संविधानवाद क्या है, ठीक है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के मध्य राज्य को लेकर के जो तकरार है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इनके विषय में जो आधार मेटा डेटा है, विधि का शासन है, संवैधानिक सरकार है, अन्य प्रावधान, तो इस तरह की चीजें यूपीएससी क्या करने लगी है, थोड़ी नई चीजें, अब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कम हो गए हैं, कुछ नई चीजें यूपीएससी लेके आने लगी है, तो वो आपको चीजें आराम से देखनी चाहिए। तो आई होप आपको एम लक्ष्मीकांत को ठीक से क्लियरली मेंशन करना है ना। और उससे क्या होगा ना कि आपके यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन इजी टाइप के बड़े आराम से हो जाएंगे। तो यूपीएससी है, कुछ भी उसका भरोसा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो आराम से हमारा हो सकता है। उसके बाद हम अगले टॉपिक के रूप में आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखो 2-3 चीजें हैं, जैसे भौतिक ज्योग्राफी है, जो जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर पोर्शन है, तो ये सारी चीजें काफी सारी पूछी जाती हैं। अगर ज्योग्राफी में आपने 11th 12th की अगर एनसीईआरटी करी है तो वो आपके लिए सफिशियंट है, इतना पढ़ लो। और जो प्लेसेस इन न्यूज हैं, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पॉजिटिव बना दिया जाता है तो कभी निगेटिव से बना दिया जाता है, तो आपको वो करना चाहिए। और इतना कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में 8-10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। बाकी एग्रीकल्चर पोर्शन सारे सेगमेंट के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट स्टडीज हो, ईबीएस जिसको हम बोलते हैं, या जियोग्राफी हो, तो ये तीनों के लिए। और साइंस टेक में जो भी रिसेंट में चीजें घटी हैं, खासकर एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए, तो वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो जितने भी ये तुम्हारे 4 टॉपिक हैं, यहाँ से एग्रीकल्चर का जो भी चैप्टर मिलता है उसको ठीक से करें। जनजातियां प्रजातियां जो है, परिवहन है, वो आकृत संरचना, अफवाह तंत्र, ठीक है, जलवायु, जलवायु प्रदेश, समुद्र विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, और जो जनसंख्या और नगरीकरण है, तो ये करीब 8 से 10 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप कर लेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया के साथ साथ थोड़ा डिटेल में आपको घुसना पड़ेगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और प्रदूषण से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जलवायु, मृदा स्वास्थ्य, ठीक है। और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ये पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से आते हैं, लगभग 15 से 20। कभी कभी पिछले 2-3 साल के अगर ट्रेंड देखें तो जो साइट्स है ना, पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, और जो एक रेड डाटा बुक आती है ना, वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, तो ये सारी चीजें आपको इधर से मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर है, पर्यावरण से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, चाहे रामसर सम्मेलन हो, विश्व बैंक के द्वारा किए गए प्रयास हो, यूनेस्को हो, या रेड डाटा बुक जो डाली जाती है, यूएनएससी क्या काम करता है, ठीक है, यूएनडीपी के क्या कार्य हैं। तो ये सारी रिलेटिवली जो इम्पोर्टेंस की चीजें हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ईवीएस आपका हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी बचता है और साइंस एंड टेक बचता है। इकोनॉमी में देखो, बैंकिंग सेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इकोनॉमी का सबसे जो फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, वो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नॉर्मल बुक से नहीं मिलेंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो आने चाहिए। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मृणाल सर के इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं जो Win23 सीरीज है, तो वो तो आप सारी देख सकते हैं। और कुछ ऐसी क्लासेज हैं जो आपको अन अकेडमी में मृणाल सर के पेज पे मिल जाएंगी फ्री में, जो Win22, तो वो आप अगर दोनों क्लासेस के देखते हैं
तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें समझने का तरीका है, वो आराम को आपसे मिल जाता है। ठीक है? उसके बाद राजकोषीय नीति और जो कर संरचना है उसके बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुम्हारा भारत में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर फील्ड। तो इन तीनों सेक्टरों के बारे में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से इनको आपको तैयार करना चाहिए। इन्फ्लेशन का किन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसकी फिक्स इनकम है उनके पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो अन्य तरीके के लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्फ्लेशन इस समय मुद्दा भी है, वर्ल्ड वाइड है ना। भारत में भी इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी सारी नीतियां बनाई जाती हैं। आरबीआई अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जारी करती है। तो इन्फ्लेशन में आपको ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन आराम से इसके पूछे जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद अर्थव्यवस्था से रिलेटेड विभिन्न आयाम, नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह। तो इसमें देखो, इकोनॉमी में क्या है ना, जो 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो वो ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन इतने टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको थोड़ा दम लगानी पड़ती है। ये आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है? तमिलनाडु बोर्ड की अगर एनसीईआरटी कक्षा 11-12 की मिल जाए, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मृणाल मृणाल सर के आप वीडियो देख लीजिए, आराम से हो जाएंगे। और वो Win23 सीरीज चला रहे हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं। ठीक है? साइंस में वही बायोटेक्नोलॉजी, सेल, वायरस, वायरस से रिलेटेड करके साइंस एंड टेक में वायरस, है ना, जो कोरोना था, अन्य वायरस हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेल्स, बीमारी, जीन एडिटिंग टेक्निक, ठीक है, जैसे क्रिस्पर वगैरह हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, सूचना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर एंड टेक, है, अदर रिसेंट जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। करंट में जैसे जो हाई, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई, जैसे G20 अभी भारत की अध्यक्षता में चल रही है। उसके पहले COP26 जो हुई, और एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये सारी कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। IR, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर करंट पे ठीक ठाक फोकस रखते हैं तो ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट सिचुएशन है और जो भी करंट न्यूज़ चल रही है, तो वो पूछे जाने की संभावना होती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी करंट से तो कम कंटेम्परेरी इशू ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करंट में ज़्यादातर 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लो। ठीक है? किसी साल ऐसा हो जाता है कि 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से। कंटेम्परेरी इशू के ज़्यादा होते हैं। जैसे इकोनॉमी है, पिछले साल का नहीं पूछेगा, उसके पिछले साल का पूछ लेगा, है ना। साइंस एंड टेक में भी यही हाल है। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी में करंट वही जो हाईलाइटेड मुद्दे होते हैं उनसे, जैसे तुम्हारा आधारभूत ढांचा। ओके। उसके बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज जो रहे हैं रिसेंट में, नेगेटिव और पॉजिटिव, वहां से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से जैसे रामानुजम के बारे में पूछ लिया, धौलावीरा के बारे में पूछ लिया गया, तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो करना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें हैं आपको करनी चाहिए। और यूपीएससी के लिए, ठीक है, आपको तैयार रहना पड़ेगा अच्छे से। और ये मान के चलिए आपको 50-60 क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं, 50 से 55 क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे। अभी टाइम है आपके पास लगभग 80 डेज के आसपास, है ना। तो अगर यहाँ पर आप फोकस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वरना क्या है ना, एग्जाम देते रहोगे, अगर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो एग्जाम देते रहोगे। सबसे सिंपल सा फंडा है कि जो भी अटेम्प्ट आपको मिले हैं वो बस बर्बाद होंगे, बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा।
और यूपीएससी आपसे ये नहीं चाहती आप रट के आए, आप सीख के आए। तो उनको सीखिए, समझिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, तो वो अगर समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो ढाक के 3 पाग, निष्कर्ष कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं, चैनल को शेयर करें अपने यार दोस्तों को जो भी तैयारी करने वाले हैं, है ना। टेलीग्राम पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप करके आप अपनी तैयारी को में 4 चाँद लगा सकते हैं, इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और तैयारी करते रहें, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए। कहावत है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तैयारी करते रहिए, अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। नहीं होता है फिर भी कौन सा जिंदगी खत्म हो जा रही है यार, कुछ बेहतर इंतजार कर रहा होगा आपके लिए। तो आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।